यहाँ पर ये सारे जो प्रश्न हैं ये उसी से लिए गए हैं। अब से यहाँ पर देखिए, झारखंड राज्य जल नीति 2011, ये देखिए प्रश्न पूछा है, झारखंड राज्य जल नीति 2011 ऑप्शन दिया गया है, CHG उत्सर्जन को कम करता है। CHG नहीं होगा, ये GHG होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति वैधता को कम करता है, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है और संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है आपका JAPCC। देखिए यहाँ पर सीधा पूछा गया है प्रश्न कि इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। पहला है राज्य स्तरीय वैधता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, B है जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना, C है सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना और D है विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना। तो ये इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ भी है। इसके पश्चात है NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज से प्रश्न आया था। इसके तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो झारखंड के किस जिले को चुना गया है? तो आपका सरायकेला खरसावां को चुना गया था। ये सब जो प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न इसी रिपोर्ट में से आते हैं। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो झारखंड एक्शन प्लान द्वारा जो झारखंड में जलवायु परिवर्तन है उसकी राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी, डेट पूछा गया है। तो 30 जून 2008 को जारी किया गया था। ये सब प्रश्न यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होंगे इस रिपोर्ट के आधार पर। और यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना से प्रश्न है और आपका दशकीय राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण, देखिए कब से प्रश्न पूछा है। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है कि कब से नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट है JAPCC की, उसके आधार पर ही ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं सीधा डाल दूंगा और आपका ऐप में वहाँ पर ये प्रश्न भी मिल जाएगा और जो ये है आज का सेशन उसका ये भी PDF भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे आया, क्या हुआ, इसका कथा कहानी सारा कुछ देख लेंगे। तो सबसे पहला चीज है इसका फुल फॉर्म हम लोग को याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, और यह रिपोर्ट आई कब? तो 12 फरवरी 2013 की यह रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट संबंधित किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा JAPCC रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 12 फरवरी 2013 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये डेट याद रखिएगा। इसमें बताया गया है कि जो भारत का तापमान है उसमें 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से भारत के तापमान में दशकीय वृद्धि हो रही है। आपसे दशकीय वृद्धि दर भी पूछा जाएगा कि भारत के तापमान में कितने प्रतिशत, कितने डिग्री सेंटीग्रेड से दशकीय वृद्धि हो रही है? तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लगातार बढ़ रहा है। कब से? तो 1971 से लेकर के 2007 के बीच का यह डेटा है। ये डेट दे करके भी पूछ सकता है कि इस डेट के दौरान, इस अवधि के दौरान भारत के तापमान में औसत दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर बताया गया है जो सी लेवल है, जो समुद्री सतह है, सी लेवल, उसमें 1 सेंटीमीटर की दशकीय वृद्धि हो रही है। यानी कि जो समुद्र का जो सतह है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर 1 सेंटीमीटर आपका प्रत्येक 10 साल में उसकी वृद्धि हो रही है। अब आते हैं कि 60% जो है झारखंड से संबंधित है कि 60% जो है फार्मलैंड वह आपका वर्षा पर आधारित है। यानी कि जो 60% एरिया है, कृषि भूमि है, सॉरी, भारत का, वह किस पर आधारित है?
वह वर्षा पर आधारित है। और इसी के पश्चात हमारा NAPCC जो अभी पूर्व में हम लोग देख चुके हैं, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे जारी किया गया था। इसे 30 जून 2008 को जारी किया गया था। यही प्रश्न सीधा अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि NAPCC कब लागू हुआ था, कब जारी हुआ था। यहाँ देखिए JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी। तो ये प्रश्न यहाँ पर सीधा पूछा गया था। वो NAPCC से था, ये JPCC है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज और झारखंड एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज दोनों अलग अलग आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 30 जून 2008 को इसे जारी किया गया था। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है, ये ध्यान रखिएगा। NAPCC में 8 राष्ट्रीय मिशन है। ये भी प्रश्न बराबर पूछा गया है, और यूपी में जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे 17, 18, 19 सब में, तो बराबर यहाँ से प्रश्न पूछता था। और केवल ये नाम को याद रखिएगा, ये पहला छोड़ दीजिए। दूसरा नंबर है नेशनल सोलर मिशन। पहला नंबर जो है आपका नेशनल सोलर मिशन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा NAPCC में कौन से घटक शामिल नहीं है, कौन से घटक शामिल नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से घटक शामिल है, कौन कौन से घटक शामिल नहीं है। चलिए, तो पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है आपका नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। किस प्रकार से हम भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएंगे, उस पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाई गई है। उसके पश्चात है तीसरा आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट पर है, यानी सतत आवास पर एक राष्ट्रीय मिशन है। सतत आवास पर एक राष्ट्रीय मिशन है। नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, आपका क्लाइमेट चेंज के लिए एक रणनीतिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय हरित इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन। तो ये जो 8 घटक हैं NAPCC के, इसका मूल उद्देश्य है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। यह भी ध्यान रखिएगा। पेरिस समझौते के दौरान, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, और उस समझौते में 2030 तक समस्त विश्व को 17 मूल लक्ष्य और इसके अंतर्गत 17 मूल लक्ष्य और 169 उप लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसे हम लोग SDG गोल्स के नाम से जानते हैं। और यह जो गोल है यह 2030 तक प्राप्त कर लेना है। SDG गोल्स जो हैं यह 2030 तक प्राप्त करना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें हमारा गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आपका सतत विकास, खनिज संसाधनों या विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित भी ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि SDG 2030 में शामिल किए गए थे। अब झारखंड की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में निवास करने वाली 80% जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से कृषि या उससे संलग्न किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है या अपनी आजीविका धारण कर रही है, आजीविका प्राप्त कर रही है। तो याद रखिएगा 80% जनता कृषि से जुड़ी हुई है। और झारखंड जो कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, यहाँ पर कुल खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन का 40% है, यानी जो रिजर्व रिसोर्सेज है झारखंड में, भारत के कुल खनिज संसाधनों का झारखंड में 40% है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण डेटा हो जाता है।
कृषि पर 80% लोग आश्रित हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और खनिज संसाधन पर खनिज संसाधन जो है भारत के कुल खनिज संसाधन का 40% भाग झारखंड में आपका प्राप्त होता है। अब झारखंड का इस रिपोर्ट में जो विभाजन है वह 4 भागों में किया गया है। पहला है पाट क्षेत्र, जिसे हम लोग वेस्टर्न प्लेटू या वेस्टर्न रांची के प्लेटू के नाम से जानते हैं, जिसकी एवरेज हाइट 800 से लेकर के 1100 मीटर के बीच है। याद रखिएगा, वेस्टर्न रांची और वेस्टर्न प्लेटू जो है मेरा, इसमें शामिल कौन कौन सा भाग है झारखंड का, तो आपका लोहरदग्गा, गुमला, आपका पश्चिमी रांची और सिमडेगा तथा लातेहार का दक्षिणी भाग जो है यह पाट क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और झारखंड में जो पाट क्षेत्र है यह सर्वाधिक ऊंचा भाग है। याद रखिएगा, झारखंड में पाट क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचा भाग है, और यहाँ पर स्थित नेतरहाट पाट में झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है आपका नेतरहाट के पाट में होती है, और यह सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यद्यपि झारखंड का सबसे ऊंचा जो स्थल है वह आपका सम्मेद शिखर है। ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु सम्मेद शिखर आपका है। कहां पर, तो गिरिडीह में आपका सम्मेद शिखर, या जिसे हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी, वह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे गुरु पार्श्वनाथ, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगर अनुश्रुतियों की बात करें तो जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों की यहाँ पर उनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई है सम्मेद शिखर पर। अब आते हैं पाट क्षेत्र में। तो पाट क्षेत्र जो है झारखंड में वह बॉक्साइट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान में रखिएगा, पाट क्षेत्र झारखंड में बॉक्साइट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपका मूरी एक स्थान है, मूरी रांची में एक स्थान है। यहाँ पर बॉक्साइट से एल्यूमिना के निर्माण का संयंत्र लगाया गया है। इसमें दूसरा भूभाग आता है मेरा रांची का पठार, और इसका एवरेज हाइट जो है आपका 600 मीटर है। एवरेज हाइट रांची के पठार का 600 मीटर है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भारी उद्योगों का विकास देखा जाता है। छोटा नागपुर में आपका रांची के पठार पर भारी उद्योगों का विकास देखा जाता है। वहीं निचला छोटा नागपुर का पठार है जिस पर 300 मीटर का इसका एवरेज हाइट है, और अंतिम में चौथा भाग है राजमहल की पहाड़ी जिसमें 150 से 300 मीटर का इसका एवरेज हाइट है। तो इस रिपोर्ट के जेपैक के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का विभाजन 4 भागों में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में कितने ट्राइबल्स हैं या इनकी संख्या कितनी है भारत के अनुपात में। तो यहाँ पर है ट्राइबल पॉपुलेशन, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि झारखंड में 0.7 करोड़ है। झारखंड में जो जनजातीय आबादी है वह 0.7 करोड़ है, और इंडिया में 8.4 करोड़ है। झारखंड में 0.7 करोड़ और इंडिया में 8.4 करोड़ है। वहीं झारखंड में कृषि योग्य भूमि जो है वह 38 लाख हेक्टेयर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, इसे याद रखिएगा। झारखंड में कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, और भारत में 1410 लाख हेक्टेयर है। 1410 लाख हेक्टेयर भारत में कुल कृषि योग्य भूमि है। वहीं झारखंड में देखें तो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र जिसमें शुद्ध अनाजों को बोया जाता है या अन्य फसलों को बोया जाता है, तो वह है 22.38 लाख हेक्टेयर। 22.38 लाख हेक्टेयर भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। वहीं सिंचित क्षेत्र में आपका 1.57 लाख हेक्टेयर है, यानी वैसे क्षेत्र जिसमें सिंचाई की सुविधा का विकास किया गया है वह 1.57 लाख हेक्टेयर है। वहीं 92% जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, जो कृषि योग्य भूमि है उसका 92% असिंचित है। यह ध्यान रखिएगा, झारखंड में कृषि योग्य भूमि का 92% भूभाग असिंचित है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में कुल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहले यहाँ पर एक झारखंड का छोटा मोटा मैप बना लेता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया मेरा झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। अब इस झारखंड में विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं, 5 प्रकार की मिट्टी, इसमें लाल मिट्टी का जो क्षेत्र दिया गया है वह दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी का क्षेत्र और राजमहल का क्षेत्र, ये राजमहल का क्षेत्र हो गया मेरा। ये 2 क्षेत्र जो हैं यहाँ पर लाल मिट्टी का क्षेत्र दिया गया है, नंबर 1 से डिनोट कर रहा हूँ इसे, 1 नंबर। दूसरे नंबर के लिए फिर कलर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी, अब देखिए अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ होगी, जहां पर अभ्रक का उत्खनन होता है। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव और मांदर, ये जो आपका ऊपर का बेल्ट है हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा का, यहाँ पर अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है। तीसरा प्रकार का मिट्टी है बलुआई मिट्टी और यह हजारीबाग, धनबाद में प्राप्त होता है। हजारीबाग और धनबाद में यहाँ पर इस एरिया में आपका बलुआई मिट्टी प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3 काली मिट्टी आपका राजमहल में प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी कहाँ प्राप्त होगी, राजमहल में प्राप्त होगी। राजमहल में एक तरफ लेटेराइट और एक तरफ आपका काली मिट्टी, इस ओर आपका काली मिट्टी प्राप्त होगा और इस ओर जो है लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों बेसाल्ट चट्टानों से ही निर्मित है। दोनों मिट्टी, काली मिट्टी हो या आपका लेटेराइट मिट्टी हो, वो दोनों का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। लेटेराइट का निर्माण वैसे जगह पे होगा जहां पर टेम्परेचर अत्यधिक होगा और वर्षा भी अत्यधिक मात्रा में होती है, तो बेसाल्ट जो है वह लेटेराइट में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं अपेक्षाकृत शुष्क और उष्ण स्थान पर बेसाल्ट जो है वह काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, वह काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, राजमहल का क्षेत्र। वहीं लेटेराइट मिट्टी जो है आपका पश्चिमी रांची का भाग, ये वाला जो पोर्शन है पश्चिमी रांची का भाग, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा विशेष रूप से पाट के क्षेत्र में। पाट क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विकास देखा जाता है। इसके अतिरिक्त पलामू, संथाल परगना तथा सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम का जो ये इलाका है थोड़ा सा यहाँ नीचे में पूर्वी सिंहभूम का इलाका, यहाँ पर हम लोगों को निम्न स्तर का लेटेराइट प्राप्त होता है। वहीं पलामू का कुछ एरिया जिसमें कि नेतरहाट वगैरह का भाग हम लोग शामिल कर लेते हैं, और संथाल परगना में आपका राजमहल का पूर्वी भाग, राजमहल का पूर्वी भाग यहाँ पर लेटेराइट प्राप्त होगा, और सिंहभूम का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण आपका झारखंड में, संपूर्ण झारखंड में लाल मिट्टी की प्रधानता देखी जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। संपूर्ण झारखंड में लाल मिट्टी की प्रधानता देखी जाती है, इस रिपोर्ट में ये आपका बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड में 90% भूभाग पर लाल मृदा या लाल मिट्टी पाई जाती है, ये हमें ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आते हैं, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस किस चीज का कितना कितना उत्पादन हुआ है, और मूल रूप से हम लोगों को इसका अंतर ध्यान में रखना होगा, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड में दूध का जो उत्पादन था वह 14.0 लाख मीट्रिक टन था। वहीं अंडा का उत्पादन 711 मिलियन था और मीट का उत्पादन 426 लाख किलो था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध, अंडा और मीट के उत्पादन में कितनी वृद्धि या कमी देखी गई है। तो सभी के उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। अगर हम लोग दूध के उत्पादन की बात करें तो ये लगभग आपका दोगुना हो गया है, दूध का उत्पादन दोगुना हो गया है। आपका जो अंडा का उत्पादन है ये लगभग आपका दोगुना है, दोगुने से कम है, लगभग आपका 80% के आसपास अंडा का उत्पादन बढ़ा है। और मीट का उत्पादन भी अच्छा खासा झारखंड में बढ़ा हुआ है। मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंडा, मीट और दूध के उत्पादन में झारखंड में प्रगति देखी गई है। तो ये डेटा याद ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद आते हैं झारखंड में वर्षापात या झारखंड में जो रेनफॉल है वह कितना हुआ है।
तो झारखंड में वर्षा जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 1200 से 1600 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, 1200 से 1600 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसे हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो 120 से 160 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है वर्षा यहाँ पर होती है झारखंड में। 60% जो वर्षा है वह आपका मानसूनी सीजन में रेनफॉल कितना होता है, 2.5 मिलीमीटर से कम होता है। याद रखिएगा, 60% जो वर्षा है वह 2.5 मिलीमीटर से कम होता है मानसून के अवधि में। वहीं एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन की बात करें तो यह 10 मिलियन प्रति हेक्टेयर मीटर इन द स्टेट है। याद रखिएगा, एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन जो है वह 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। और वर्षा का वितरण यदि हम लोग देखें झारखंड में तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर 20% जो वर्षा है वह वातावरण में ऐसे ही गायब हो जाती है, ये लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर है। 50% जो है वह सरफेस पर रन ऑफ हो जाता है, यानी वर्षा पड़ा और किसी भी जगह पर हम लोग उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं, तो नदी नाला माध्यम से वह पानी जो है बह करके बाहर निकल जाता है। और 30% जो वर्षा का पानी है वह ग्राउंड वाटर के रूप में संचित हो जाता है, इसे भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। तो ये 30% वाला डेटा और 50% का जो डेटा है ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है कि 50% जो है सरफेस पर रन ऑफ हो जाता है, यानी सरफेस के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, और 30% जो है ग्राउंड वाटर के रूप में संचित कर लिया जाता है। और ठीक है, झारखंड में जल की उपलब्धता क्या है, कितना जल है, ये डेटा आपका महत्वपूर्ण है। तो जल की उपलब्धता जो है 2,87,810 लाख मीटर क्यूब जल की कुल उपलब्धता है झारखंड में। इसका विभाजन दो भागों में किया गया है, एक सतही जल के रूप में, एक भूमिगत जल के रूप में। तो सतही जल में 2,37,890 लाख मीटर है जो कि हमारा नदी नाला और तालाब में सतही जल के रूप में पाया जाता है। और ग्राउंड लेवल की बात करें, जो भूमिगत स्तर है वहां पर 49,920 लाख मीटर क्यूब जो है वह भूमिगत जल के रूप में झारखंड में जल उपलब्ध है। इसके बाद सिंचाई में हम लोग कितने जल का उपयोग करते हैं उसके डेटा पे भी ख्याल रखिएगा कि उसका कितना हम लोग उपयोग करते हैं। तो सिंचाई में जो उपयोग किया जाने वाला जल है वह टोटल है 43,360 लाख मीटर क्यूब, यानी यह जो राशि है इस राशि का उपयोग हम लोग जल सिंचाई के रूप में करते हैं। इसमें से सरफेस वाटर के रूप में 39,640 लाख मीटर क्यूब सरफेस वाटर यानी नदी नाला तालाब के माध्यम से हम लोग सिंचाई करते हैं। वहीं 7,720 लाख मीटर क्यूब जो है वह ग्राउंड वाटर का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला को NAPCC के ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चुना गया था। इसका कारण क्या था, तो 5,000 हेक्टेयर भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यहाँ पर वनीकरण कार्यक्रम चलाया गया था। 5,000 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ वनीकरण या वृक्षारोपण काम किया गया था। और यह जो कार्य था सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री के माध्यम से किया गया था। सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री के माध्यम से सरायकेला खरसावां में 5,000 हेक्टेयर भूमि पर वन का रोपण किया गया था। और इसमें उस स्थान पर निवास करने वाली ग्राम सभा ने अपना सहयोग दिया था। इसी के लिए सरायकेला खरसावां को नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन में शामिल किया गया था। अब संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में जो क्लाइमेट चेंज है उस पर नजर रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझने और सुलझाने का प्रयास करती है। इसकी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विंटर टेम्परेचर है भारत का वह 2050 में 3.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा और 2080 होते होते शीतकाल का यह तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
मतलब आने वाले समय में जो भारत है वहाँ शीतकाल में तापमान क्या होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, भारत के शीतकालीन तापमान में वृद्धि होगी। और इसका कारण क्या बताया गया है, तो जलवायु और परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के शीतकालीन तापमान में वृद्धि होगी। और अधिकतम तापमान जो है भारत में वह मई के महीने में महीने में इसे हम लोग मापते हैं। और झारखंड का जो सर्वाधिक संवेदनशील जिला है इसी आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वह है आपका सरायकेला खरसावा, दूसरे स्थान पर है खूंटी और तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम, जो कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक सुभेद्य हैं, भेद्य जिले हैं, सुभेद्य नहीं भेद्य जिले हैं। यानी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित झारखंड का सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन है, तो आपका सरायकेला खरसावा है, दूसरे स्थान पर है खूंटी। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन से सबसे कम संवेदनशील झारखंड का जिला कौन है, तो सर्वाधिक कम संवेदनशील आपका है देवघर, जहां हम लोग निवास करते हैं वर्तमान समय में। देवघर जो है यह सबसे कम संवेदनशील जिलों में इसका स्थान आता है। उसके पश्चात है गोड्डा का स्थान, जो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सबसे कम संवेदनशील है। वहीं रेनफॉल ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें झारखंड में, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो है वह जून से सितंबर के महीने में होती है। और यह वर्षा की अवधि होती है मानसून काल की, और संपूर्ण भारत में इस अवधि में वर्षा होती है। और झारखंड में इस समय 82.2% वर्षा हो जाती है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल ट्रेंड्स जो है झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा है वह जून से सितंबर के महीने होती है, और 82.2% यहाँ पर वर्षा हो जाती है। सबसे कम वर्षा जो है वह जनवरी से फरवरी महीने के दौरान होती है, और यह होती है 3.7%। ये दोनों डेटा याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा मानसून की अवधि में जून से सितंबर के महीने में, सबसे कम वर्षा जनवरी से फरवरी माह के दौरान होती है और 3.7% होती है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य 6.5% वर्षा यहाँ पर झारखंड में होती है। और मार्च टू मई जो कि गर्मी का महीना होता है उसमें 7.5% वर्षा होती है। और यह जो गर्मी के महीने में वर्षा होती है इसे हम लोग प्री मानसून रेन कहते हैं। प्री मानसून जो वर्षा होती है वह मार्च से महीने के मध्य होती है, और इसे हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस वर्षा को हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। इसमें तड़ित झंझावात और तेज हवाएं चलती है। और ध्यान रखिएगा कि इसे कई स्थानों पर बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और मार्च से महीने या ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है झारखंड में वह इसी नॉर्वेस्टर के कारण होती है। अब यहाँ पर जो दशकीय वितरण है वर्षा का उसको देखते हैं, और यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। वर्षा के दशकीय वितरण से प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि 1991 से लेकर के 2000 और 2000 से लेकर के 2008 की अवधि तक ये प्रश्न था कि क्या हुआ था, तो तीव्र गिरावट हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपका देखें अगर झारखंड में वर्षा तो लगातार ये पहले बढ़ रही है। पहले क्या है, बढ़ रही है। 50 से 60 के दशक से लेकर के 91 से 2000 तक इसमें लगातार क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। ये याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 50 से 60 के दशक से लेकर के 91 से 2000 ईस्वी तक झारखंड में वर्षा का ट्रेंड क्या रहा है, तो उसमें लगातार वृद्धि होती गई है, कभी इसमें गिरावट नहीं हुई है। लेकिन 1991-2000 के बाद 2000 से लेकर 2008 तक यानी आपका अगले 10 वर्षों के दौरान इसमें क्या हुआ है, तीव्र गिरावट देखी गई है। यह तीव्र गिरावट वाला प्रश्न पूछ लिया है। इस बार यह प्रश्न पूछने की संभावना अब बनती है। और यदि सर्वाधिक
वर्षा किस दशक में हुई है, तो वो याद रखिएगा 1991 और 2000 में झारखंड में सर्वाधिक वर्षा हुई है। और वर्षा का जो माप है वो बेसिकली यहाँ पर मिलीमीटर में दिया गया है, ध्यान रखिएगा मिलीमीटर में ये माप दिया गया है आपका 162.3 सेंटीमीटर जो है वर्षा वह 91 से 2000 के मध्य हुई है। यहाँ पर एवरेज एनर्जी क्या है झारखंड में, उत्पादकता क्या है, एवरेज प्रोडक्शन, उसके विषय में चर्चा किया गया है। और आपका हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, सेंसस 2001 के अनुसार क्या हुआ है झारखंड में, उसे भी यहाँ पर देख लेंगे। तो एवरेज पावर प्रोडक्शन, औसत ऊर्जा उत्पादन जो है झारखंड और इंडिया में वो कितना है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में औसत ऊर्जा उत्पादन 100 वाट पर पर्सन है, 100 वाट प्रति व्यक्ति यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर, भारत में। और झारखंड में कितना है, तो 20 वाट प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर झारखंड में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड में भारत के औसत ऊर्जा उत्पादन से कम ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में भारत के औसत ऊर्जा उत्पादन से कम या अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब आते हैं सेंसस 2001 के अनुसार, जो इसी रिपोर्ट का एक डेटा है, इसमें बताया गया है कि झारखंड में कुल 152 स्मॉल और मीडियम टाउनशिप हैं। वहीं 24% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है झारखंड की, वह शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि 76% जो जनसंख्या है, आबादी है, वह आज भी झारखंड में गांवों में निवास करती है। ये डेटा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, 20% और 76% का। 24% आपका अर्बन एरिया हो गया और 76% आपका ग्रामीण क्षेत्र हो गया। शहरीकरण की बात करें तो भारत और झारखंड के शहरीकरण के विषय में इसमें चर्चा किया गया था। 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान झारखंड में शहरीकरण में क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और यह 32% झारखंड में शहरीकरण, मतलब टोटल झारखंड के लैंड मास में 32% जो एरिया है वह शहर है और बाकी का रेस्ट ग्रामीण क्षेत्र है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में जो वृद्धि हुई है इस दशक के दौरान वह 31.8% की वृद्धि उसमें देखी गई है। तो 32% झारखंड में शहरीकरण में वृद्धि दर्ज की गई है और भारत में 31.8%। यानी प्रश्न यहाँ भी यह है कि भारत के शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर से झारखंड की दशकीय वृद्धि दर शहरीकरण के मामले में ज्यादा है। ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम रट्टा मार जाइएगा कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन करता है झारखंड में, तो गिरिडीह करता है। गिरिडीह जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और सबसे कम उत्सर्जन जो है आपका लोहरदगा जिला करता है। सबसे कम उत्सर्जन लोहरदगा जिला का है और सर्वाधिक आपका गिरिडीह जिला का है। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस से ही संबंधित कि कितना कितना हम लोग यहाँ पर एमिशन करते हैं, कितना कितना उत्सर्जन यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो है 1990 में हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं तो 51.8 मीट्रिक टन CO2 का हम लोग उत्सर्जन कर रहे थे। वही 1995 में यह बढ़ करके 56.11 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यानी कि इसमें 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डेटा ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि 1990 से लेकर 1995 की अवधि में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में झारखंड में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है, तो 8.3% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो 1991 में जो पॉपुलेशन थी झारखंड की वो 2.18 करोड़ थी। वहीं 2011 में 3.29 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन हो गई है। 3,29,86,000 समथिंग यहाँ की जनसंख्या है झारखंड की। अब आते हैं झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसकी स्थापना 9 सितंबर 2001 ईस्वी को की गई है। इसने 15 दिसंबर 2001 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और इसका रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि एक नियामकीय संस्था है। कौन, तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसका मूल कार्य है
प्रदूषण की रोकथाम के लिए झारखंड में विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का पालन करवाना, साथ ही साथ प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाए उसके विषय में सुझाव वगैरह सरकार को देना झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मूल कार्य है। आते हैं झारखंड ऊर्जा नीति से, तो यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था झारखंड ऊर्जा नीति से संबंधित कि यह ऊर्जा नीति 2012 में आई थी और इसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने हेतु नीति में इसमें प्रावधान किया गया था। ये प्रश्न सीधा पूछा गया था कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में क्या प्रावधान किया गया है, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने हेतु तो इसमें प्रावधान किया गया था। ये सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था। इसके पश्चात है जेरेडा। जेरेडा आपका एनर्जी डेवलपमेंट से संबंधित एक झारखंड की एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये याद रखिएगा, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जेरेडा। इसका गठन है 2001 में किया गया था और झारखंड में अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लिए यह एक नोडल एजेंसी है। यानी कोई भी झारखंड में किसी भी प्रकार का अक्षय ऊर्जा प्लांट या नवीकरणीय ऊर्जा हमें लगाना है, जैसे सोलर पैनल लगाना है सौर ऊर्जा के लिए, या आपका नदी के ऊपर जल विद्युत का निर्माण करना है या हाइडल प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए जो नोडल एजेंसी है जिसे हमें स्वीकृति प्राप्त करनी होगी वह आपका झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जेरेडा है। वहां से हमें सारा कुछ प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ प्राप्त करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। इसका गठन 2001 में किया गया है, ये आप याद रखिएगा। 2001 जेरेडा का गठन का वर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं झारखंड राज्य जल नीति। झारखंड राज्य जल नीति के अंतर्गत इसका भी जो घोषणा है झारखंड राज्य जल नीति का, यह 2011 में किया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा। झारखंड राज्य जल नीति की घोषणा 2011 में की गई थी और प्राकृतिक आपदा के प्रति वैधता को कम करने के लिए इस नीति को लाया गया था। इसे भी याद रखिएगा। ये दोनों फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। आते हैं झारखंड में कृषि। तो झारखंड में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े इसमें दिए गए थे। अब इन आंकड़ों में क्या क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र है झारखंड का कुल 79.7 लाख हेक्टेयर। ये याद रखिएगा, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 79.7 लाख हेक्टेयर है। ये सब प्रश्न यहाँ पर बराबर पूछे जाते हैं। और कल्टीवेटेड एरिया जो कृषि योग्य क्षेत्र है वह आपका 38 लाख हेक्टेयर है। कल्टीवेटेड एरिया आपका 38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 47.67% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। ये चारों डेटा एकदम रट्टा मार लीजिएगा, चाहे आपका राउंड फिगर हो या परसेंटेज हो, दोनों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो दोनों डेटा को याद रखिएगा। इसके पश्चात है कि झारखंड में बोया गया कुल क्षेत्र क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 22.38 लाख हेक्टेयर क्रॉप्ड एरिया है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 28.08% है। वहीं एग्रीकल्चर वेस्टलैंड की बात करें, यह प्रश्न भी देखिए पूछा गया था पहले कि झारखंड में एग्रीकल्चर वेस्टलैंड कितना है, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि या अवक्रमित भूमि कितना है, तो 19.32 लाख हेक्टेयर है, जो कि 24.33% है। कुल टोटल एरिया का 24.33% आपका एग्रीकल्चर वेस्टलैंड के रूप में झारखंड में प्राप्त होता है। वहीं एरिया अंडर इरिगेशन यानी कि कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो 2.05 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल पर झारखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जो कुल एरिया का 10.06% है। ये सारा का सारा डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके पश्चात डिफिशियंसी क्या क्या है स्टेट में, किसका किसका कमी है, तो 2008 और 9 का डेटा है। 2008 और 9 का डेटा है। यहाँ पर फूड ग्रेन्स जो है, फूड ग्रेन्स में 14% की कमी देखी गई है, फल में 69% की कमी देखी गई है,
43% दूध में कमी देखी गई है और 35% आपका मांस में कमी देखी गई है। और टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है कृषि भूमि जो है झारखंड में वह कितनी है, तो 22 लाख हेक्टेयर जो है आपका कृषि भूमि झारखंड में है, ये ध्यान में रखिएगा। और पर कैपिटा नेट ओन एरिया यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वह 0.083 हेक्टेयर है, ये भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर कैपिटा नेट ओन एरिया कितना है, 0.083% है झारखंड में। चलिए इसके पश्चात आते हैं पर कैपिटा लैंड होल्डिंग कितनी है झारखंड में, ये भी ध्यान में रखिएगा। लैंड होल्डिंग यानी लोगों के पास में कितनी जमीन है, वह जमीन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है आपका 0.14 हेक्टेयर, 0.14 हेक्टेयर पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है। वहीं झारखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट या वन अधिकार कानून 2006 में लाया गया था, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 42 प्रति हजार, और ये जो आंकड़ा है यह सेंसस 2011 के अनुसार है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर कितना है, 42 प्रति हजार, यानी जो शिशु की मृत्यु होती है जन्म के पश्चात वह कितनी है, तो 1000 जन्म में से 42 शिशुओं की मृत्यु झारखंड में हो जाती है। वहीं मातृ मृत्यु दर की बात करें यानी कितने लाख में माताओं की मृत्यु होती है, तो 261 माँ की मृत्यु हो जाती है प्रति 1 लाख जन्म पर, ध्यान रखिएगा, प्रति 1 लाख जन्म पर 261 माताओं की मृत्यु हो जाती है। और ये आंकड़ा है आपका सेंसस 2011 का। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन झारखंड ड्यूरिंग 2008 से 12, यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस 8 से 12 तक झारखंड में क्या हुआ, जिसमें एक्सट्रीम वेदर की यदि हम लोग बात करें तो अप्रत्याशित रूप से अधिक वर्षा हो, अप्रत्याशित रूप से अधिक गर्मी हो या अप्रत्याशित रूप से अधिक ठंड हो, इसे हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग सर्वाधिक तापमान की बात करें तो कब मापा गया है, कितना मापा गया है, तो 46.5 डिग्री सेल्सियस, 46.5 डिग्री सेल्सियस झारखंड में सर्वाधिक तापमान का मापन किया गया है। कब, तो जून 2010 में यह मापन किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वह 3.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया है जनवरी 2008 में। पुनः सर्वाधिक वर्षा जो है वह 2008 के जून महीने में मापी गई थी और यह थी 338.1 मिलीमीटर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक तापमान कब मापा गया है, तो जून 2010 में, और सर्वाधिक वर्षा जो है जून 2008 में, और न्यूनतम तापमान जनवरी 2008 में मापी गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आते हैं झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2011। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्लान 2011 के अनुसार झारखंड में खानों की संख्या कितनी है, झारखंड में कितने खाने, चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में खनिज संसाधन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और विभिन्न खनिजों की जो खुदाई है वो खानों के माध्यम से झारखंड में की जाती है। तो झारखंड में सर्वाधिक खान जो है वह कोयले का है, जो कोयले के लिए यहाँ पर कुल 183 खान है। वहीं लौह अयस्क के लिए 28 है, बॉक्साइट के लिए 6 खान है, चूना पत्थर के लिए 33 खान है, कॉपर अयस्क के लिए आपका 5 खान है। कॉपर अयस्क की यदि हम लोग बात करें तो इसका उत्खनन पूर्वी सिंहभूम में होता है, ये याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम में आपका कॉपर का उत्खनन किया जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट का उत्खनन मूलतः पलामू जिले में किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन हम लोग देख चुके हैं पाट क्षेत्र, लोहरदगा, पश्चिमी रांची और गुमला तथा सिमडेगा जिलों में किया जाता है। लौह अयस्क का उत्खनन आपका पश्चिमी सिंहभूम में किया जाता है। लौह अयस्क का खनन पश्चिमी सिंहभूम में किया जाता है। कोयला का खनन जो है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र जिसमें आपका झरिया, आपका झरिया, बोकारो, बोकारो, धनबाद, आपका गिरिडीह, गिरिडीह उधर हो गया आपका हजारीबाग, रामगढ़, इन सभी जिलों में कोयले का उत्खनन प्रमुखता से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका लातेहार में भी कोयला का उत्खनन किया जाता है जो कि कर्णपुरा खादान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है आपका लातेहार में सिकनी कोयला परियोजना है, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। सिकनी
कोयला परियोजना, कोयला परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका, चलिए एक पेज और है, खनिज। खनिज में यहाँ पर कुल खानों की संख्या देख लेते हैं। तो अभ्रक का यहाँ पर 84 खान है। अभ्रक का उत्खनन कहाँ होता है? तो 3 जिले याद रखिएगा, सबसे प्रमुख है गिरिडीह और हजारीबाग। गिरिडीह और हजारीबाग साथ में और कौन सा जिला है? गिरिडीह, हजारीबाग, एक और जिला है आपका कोडरमा। मूल जिला आपका कोडरमा है, मूल आपका कोडरमा है, जहां पर रूबी अभ्रक प्राप्त होता है। रूबी अभ्रक, ये ध्यान रखिएगा, रूबी अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? आपका कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में रूबी अभ्रक प्राप्त होता है, जो गुलाबी कलर का होता है। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक रूबी अभ्रक का उत्खनन कोडरमा में ही किया जाता है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये डेटा भी याद रखिएगा। वर्तमान समय में झारखंड न होकर के आंध्र प्रदेश में भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड में मूल रूप से रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, जो कि उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसमें झारखंड प्रथम स्थान में आता है। वहीं काइनाइट, आपका काइनाइट के लिए 3 खान है और चाइना क्ले के लिए 25 खान है। एक अन्य तथ्य ध्यान में रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जनरली फेसपैक के लिए, इसका फेसपैक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और मुल्तानी मिट्टी का जो केमिकल नेम है वो है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट। और झारखंड में इसका उत्खनन साहेबगंज में किया जाता है। झारखंड में इसका उत्खनन कहाँ किया जाता है? साहेबगंज में किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में खनिज क्षेत्र की जो राज्य अर्थव्यवस्था में कुल 14% का योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में खनिज क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में कुल 14% का योगदान देगा और 2.4 लाख रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन 2025 तक करेगा। तो ये 14% और 2.4 लाख नवीन रोजगार के अवसर 2025 तक करेगा खनिज क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब है झारखंड में बाढ़। चूंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर उतना बाढ़ नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो घाटी और मैदानी इलाके हैं वहां पे बाढ़ आते हैं। और झारखंड का लगभग 7% क्षेत्र जो है वह बाढ़ से प्रभावित है। 7% एरिया झारखंड का वह बाढ़ से प्रभावित है। और 2000 से लेकर के 2004 के दौरान राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है कि 2000 से लेकर 2004 के दौरान राज्य के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित थे? तो आपके कुल 11 जिले बाढ़ से प्रभावित थे 2000 से लेकर के 2004 के दौरान। वहीं 2008 में साहेबगंज जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि 2008 में झारखंड का कौन सा जिला बाढ़ से प्रभावित था? तो आपका साहेबगंज जिला। वहीं झारखंड में जंगल की आग एक प्रमुख समस्या है और झारखंड के कुल 22 जिले जंगल की आग से प्रभावित हैं और यह एक प्राकृतिक आपदा में आता है। जंगल की आग आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है और झारखंड के कुल 22 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो झारखंड में कितने गांव हैं? तो आपका 32,394। ये याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32,394 गांव हैं और कुल 228 शहर हैं। 32,394 गांव और 228 शहर 2011 की जनगणना के अनुसार है। और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है? तो प्रत्येक दशक का अलग अलग है। 1971 में 16% यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन था, वो जो 1981 में बढ़कर के 20.29% हो गई है। 20.29% हो गई है। 91 में बढ़कर के 21.25% और 2001 में 22.25% इसमें वृद्धि देखी गई और 2000 में बढ़कर के
2011 में बढ़कर के 24.05% हो जाती है। यदि प्रश्न पूछे कि झारखंड में अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है उसमें क्या स्थिति दर्ज की गई है, तो लगातार वृद्धि देखी जाती है। 1971 से लेकर के 2011 तक के आंकड़ों पर यदि हम लोग नजर डालते हैं तो इसमें लगातार वृद्धि देखी जाती है। शहरीकरण के मामले में झारखंड में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो 1971 से लेकर के 1981 के मध्य झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें, तो शहरीकरण के मामले में, शहरी जनसंख्या के मामले में 1971 से लेकर के 1981 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और इस दरमियान 4.61% की दशकीय वृद्धि देखी जाती है। ये 4.61% डेटा और कब हुआ है ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर आपका 2001 से लेकर के 2011 का अवधि आएगा और लगभग यहाँ 2.20% का दशकीय वृद्धि दर देखा गया है 2001 से लेकर के 2011 की अवधि के दौरान। ये भी आप ध्यान में रखिए। सॉरी, ये आपका 8 हो जाएगा, 180%, 24.05 में से हमें घटाना है 22.25, तो ये 0 हो जाएगा। ये 10 में से 8 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 में से 2 1.80% जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके पश्चात है आपका मलिन बस्तियां। झारखंड में जब शहरीकरण हुआ तो मलिन बस्ती का भी विकास यहाँ पर देखा गया है। तो मलिन बस्तियों से संबंधित ये डेटा क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो मलिन बस्तियों में जो जनसंख्या है, स्लम एरिया में जो जनसंख्या है वो 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का है। याद रखिएगा, झारखंड में 40% शहरी जो जनसंख्या है वह कहाँ निवास करती है, स्लम या झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में निवास करती हैं। ये डेटा भी आपका इंपॉर्टेंट है। मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या कुल शहरी जनसंख्या का 40% है। वहीं अब आते हैं झारखंड के पानी में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले प्रदूषकों के ऊपर में। तो सबसे पहले फ्लोराइड का प्रदूषण देखते हैं ग्राउंड वाटर में, और ये सारा का सारा रिपोर्ट जो है वो ग्राउंड वाटर से संबंधित है। इसमें हम लोग 3-4 प्रकार देखेंगे, एक फ्लोराइड, एक आर्सेनिक, एक नाइट्रेट। नाइट्रेट के विषय में ध्यान रखिएगा कि नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक रोग है बच्चों में, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वह बच्चों में होता है पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से या किसके प्रदूषण से होता है। तो फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में कितना है, तो आपका 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक की मात्रा झारखंड में पाई जाती है फ्लोराइड की। और सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन है, तो बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू और रांची। बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू और रांची जो है फ्लोराइड से प्रभावित ग्राउंड वाटर जो है यहाँ का फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित है। वहीं नाइट्रेट की बात करें कि नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपका प्रभावित जिले हैं चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची और साहेबगंज। ये सभी नाइट्रेट से प्रभावित जिले हैं। वहीं आर्सेनिक पॉल्यूशन की बात करें तो साहेबगंज के 27 गांव, याद रखिएगा, साहेबगंज के 27 गांव जो हैं वो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। और आर्सेनिक प्रदूषण हो सकता है इस बार पूछ दे कि झारखंड में कहां सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण है। वहीं सरफेस वाटर इंफॉर्मेशन की यदि बात करें झारखंड में कि सरफेस पर जो पानी है वो कितना है, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल जो झारखंड में होता है, औसत वार्षिक वर्षा, वह 120 मिलीमीटर है। और टोटल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वह 95,652 मिलियन क्यूब मीटर है।
टोटल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन आपका 95,652 मिलियन क्यूब मीटर है। रिवर बेसिन एरिया कितना है झारखंड का, तो 262 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी जो है वह 26,443 MCM मिलियन क्यूब मीटर यहाँ पर सरफेस वाटर है। वहीं सरफेस वाटर यूज कितना हम लोग करते हैं, ये डेटा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सरफेस वाटर यूज 6,925 मिलियन क्यूब मीटर सरफेस वाटर का उपयोग हम लोग कर पाते हैं विभिन्न जगहों पे, जैसे कृषि हो गया, घरेलू कार्य हो गया, या कल कारखानों में हम लोग सरफेस वाटर का उपयोग करते हैं। और झारखंड राज्य की जो समस्त सतही जल है वह 16 नदी बेसिन 16 नदी बेसिनों के माध्यम से 16 नदी बेसिन के माध्यम से अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। क्योंकि झारखंड की नदियों को हम लोग देखें तो या तो नदियां पूर्वी वर्ती हैं या दक्षिणी वर्ती हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा की यदि हम लोग झारखंड में बात करते हैं तो ये कंप्लीट बंगाल की खाड़ी का एरिया हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है और नीचे आपका उड़ीसा है। यहाँ पर केवल एक नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वह है आपका स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इकलौती झारखंड की नदी है। इसके अतिरिक्त नदी से एक अन्य तथ्य याद आ गया कि झारखंड की एकमात्र नदी है मयूराक्षी, जिसमें कि नाव चलाया जाता है। ये नौगम्य नदी है, नाव चलाने के योग्य एकमात्र नदी है आपका मयूराक्षी नदी। और ये 16 नदी बेसिन ध्यान रखिएगा। तो ये मोटा मोटी कुछ फैक्ट्स हैं, इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। अब वाहनों की बात करें तो इस रिपोर्ट में वाहनों की भी चर्चा की गई है और वाहन के विषय में बताया गया है कि झारखंड में 2001 में कुल 9 लाख वाहन थे, जिसमें कि 2006 में 15 लाख वाहन हो गए, यानी कि 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2050 में झारखंड में कुल वाहनों की संख्या 46 लाख हो जाएगी। मतलब 15 लाख से सीधा 46 लाख, मतलब 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि हो जाएगी। 3 गुना से भी अधिक वृद्धि वाहनों में हो जाएगी 2050 में। और 2001 से लेकर 2006 के मध्य इसमें 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर के 2006 के मध्य, यानी रिपोर्ट का नाम देगा झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में, की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2006 के मध्य जो वाहन की वृद्धि हुई है झारखंड में वो कितनी हुई है, तो 165% की वृद्धि हुई है। और झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे लैटिन नाम पूछे गए हैं। वो लैटिन नाम मूलतः झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न जो आपका पौधे हैं उससे संबंधित हैं। तो ये डाल दूंगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है तो पूछे, ये सारा जैसे बेर, पीपल, गम्हार, सेमल, महुआ, खैर, बेल, बबूल, करम, ये सब यहाँ पर वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और कटहल। तो ये सब सारा का लैटिन नाम याद कर लीजिएगा और इसे यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। सेशन को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।